Good morning, students. Welcome to another session of our online classes. This class is for class 11th. हम कर रहे हैं द एलिंग प्लैनेट, द फिफ्थ चैप्टर ऑफ आवर हॉर्नबिल बुक प्रिस्क्राइब्ड बाय एनसीईआरटी. अच्छा, इसमें आप मैं एक और चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड कर लूँ कि एक ऐप है डिज़ाइंड बाय एनसीईआरटी, दीक्षा ऐप जिसको बोलते हैं. ठीक है, लेट मी शो यू. दीक्षा ऐप है ये वाली, ये ऐप है. इस ऐप को आप डाउनलोड अगर करोगे तो इसमें आपको जो है जितने भी कंटेंट्स हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के, मतलब इवन के साइंस सब्जेक्ट्स के, आर्ट सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश के, आपको जो है इसमें चैप्टर वाइज जो है वो आपको कंटेंट्स मिलेंगे. इसमें आपको आप 11th या 12th के, जो भी 11th के आगे जो है क्लिक करोगे, जब उसको आप लॉगिन करोगे दीक्षा में एज अ स्टूडेंट, लॉगिन करने के बाद तो फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आगे आपको जो है कंटेंट मिलेगा. वहाँ पे आपने क्लास सेलेक्ट करनी है 11th, उसके आगे आपको जो है वो बुक सेलेक्ट करनी है, तो वो आपके सामने आ जाएगा. उसमें चैप्टर जो है वो आप रीड भी कर सकते हो. उसके साथ साथ जैसे कि मैं ये रीड कर रहा हूँ, उसके साथ साथ उसमें आपको जो है वीडियो भी जो है हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं एनसीईआरटी के, उन्होंने जो है पूरा एक्सप्लेन किया है चैप्टर का, जो मेन मोटा मोटा जो चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो. साथ ही साथ उसमें क्वेश्चंस, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो. लेट मी शो यू. सॉरी, नहीं अभी आई कांट शो यू क्योंकि अभी डेटा ऑफ है. तो आप इसको इंस्टॉल करो और जिसको भी कोई प्रॉब्लम आती है उस ऐप में, तो वो ग्रुप में जो है वो पूछ सकता है. ठीक है, तो हम कर रहे थे द एलिंग प्लैनेट और हमने ये पार्टनरशिप तक पढ़ लिया था, यहाँ तक. आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. कहते हैं कि साइंटिस्ट ने जो है वो कैटलॉग किया है, यानी पूरी एक लिस्ट बनाई है लिविंग स्पीशीज़ की, यानी दुनिया में अर्थ पे जितने भी जानदार जो हैं, जानवर हैं, बर्ड्स हैं, जो भी हैं, उनकी जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं यानी वैरायटीज़ हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई है. उनको जो पूरा काउंट करके एक लिस्ट बनाई है, तो वो बनी है 1.4 मिलियन, यानी 14 लाख. स्पीशीज़ क्या हो गया, जैसे मान लो चिकन की एक स्पीशीज़ होती है किसी टाइप की, ठीक है, और फिर दूसरे टाइप की होती है. या फ़िश मान लो, फ़िश में एक सैल्मन होता है, वो एक अलग स्पीशीज़ होगी. एक ट्राउट होता है, वो एक अलग स्पीशीज़ होगी. अच्छा, उसके बाद कैटल में जैसे गाय है, गाय में भी अलग अलग जो स्पीशीज़ आती हैं. ठीक है, नील गाय आती है या और कोई टाइप की आती है. उसी तरीके से अलग अलग टाइप की जो है वो स्पीशीज़ जो हैं वो हमारी दुनिया में मिलती हैं. आप देख लो, शेरों में देख लो, एक बबर शेर है, किसको हम लाइन बोलते हैं, एक लेपर्ड है, एक चीता है. ठीक है, तो इस तरीके से कितने सारे जो हैं वो स्पीशीज़ जो हैं वो हमारी दुनिया में मिलते हैं. तो कहते हैं कि 14 लाख स्पीशीज़ जो हैं उनके साथ जो मैन काइंड है यानी इंसान जो है वो इस अर्थ को शेयर करता है, यानी इस ज़मीन को शेयर करता है. यानी ये ज़मीन सिर्फ इंसान की जो है ममलिकत नहीं है, ये उतनी हमारी है जितनी के बाकी जानवरों की है. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. कहते हैं कि एस्टिमेट काफ़ी एस्टिमेट जो है साइंटिस्ट ने और बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो बायोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं, जोलॉजी के, बॉटनी के, तो उन्होंने जो है वो रेकन किया है, यानी हिसाब लगाया है कि अभी भी काफ़ी सारे जो लिविंग स्पीशीज़ हैं उनको हम जो है अभी जो है वो सर्च नहीं कर पाए, डिस्कवर नहीं कर पाए, और वो लगभग 200 से 300 लाख यानी 3 to 100 मिलियन अदर, यानी लगभग
10 करोड़ जो है वो स्पीशीज़ अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो हैं वो और हैं हमारे अर्थ में, और जो अभी भी जो है वो इग्नोमिनियस डार्कनेस यानी एक बदनामी वाले अंधेरे में, यानी बिना मतलब उनकी कोई पहचान नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है, उस अंधेरे में वो अभी भी गुम है। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. कहते हैं वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बैनुल अक़वामी जो है सतह पे उस लेवल पे जो कमीशंस बनी, जो मतलब कमेटियाँ बनी, उनमें जो मतलब इन चीज़ों को डील करती थी या इन चीज़ों की स्टडी कर रही थी, खास करके इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की, तो उसमें सबसे पहली एक कमीशन थी, उसका नाम था ब्रांट कमीशन, जिसमें एक डिस्टिंग्विश्ड इंडियन यानी एक काफ़ी मशहूर और बड़ा जो है वो इंडियन नाम था, और जिनका नाम था मिस्टर एल.के. झा। The first Brandt report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? सबसे पहला जो क्वेश्चन जो इस रिपोर्ट ने पूछा, यानी जो ब्रांड कमीशन रिपोर्ट थी इसने पूछा, वो क्या था, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स, क्या हम अपने सक्सेसर्स को यानी आगे आने वाली नस्लों को ये चीज़ छोड़े जाएंगे, क्या चीज़, अ स्कॉच्ड प्लैनेट, स्कॉच्ड का मतलब होता है जला हुआ, एकदम झुलसा हुआ, ऐसा प्लैनेट जिसमें डेजर्ट्स एडवांस हो, यानी जो रेगिस्तान और रेगिस्तान बनते जा रहे हों, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स, यानी ऐसे लैंडस्केप्स, ऐसी एरिया, ऐसी जो हैं वो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स या सीनरीज जो कि जो है वो इम्पावरिश हो गई हों, यानी ख़त्म हो गई, यानी जितने ग्रासलैंड्स हैं वो ख़त्म हो गए हों, पेड़ कम हो गए हों, और एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और ऐसा एक एनवायरनमेंट जो है हम उनको दे के जाएँ जो कि बीमार हो, एलिंग हो, क्या हम ये करना चाहते हैं? Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four. Mr. Lester R. Brown हैं, एक राइटर हैं, एक इकोनॉमिस्ट जो है वो, सॉरी इकोनॉमिस्ट नहीं, इन्वायरमेंटलिस्ट राइटर हैं, इन्वायरमेंटल राइटर, और वो अपने साथ साथ में एक इकोनॉमिक पर्सपेक्ट के हिसाब से भी, माशियत के हिसाब से भी वो उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। उसमें वो कहते हैं कि अर्थ यानी जो ज़मीन है, हमारे प्लैनेट है, उसके बायोलॉजिकल सिस्टम जो हैं वो चार हैं, ठीक है। कौन कौन से सिस्टम है? एक है फिशरीज़ यानी जहाँ पे मछलियाँ रहती हैं पानी में, एक है फॉरेस्ट यानी जंगल, एक है ग्रासलैंड्स यानी ये जो हमारी चरागाहें हैं, मैदान हैं, ढोके हैं, मेडोज़ हैं, ये सब, एंड क्रॉपलैंड्स, क्रॉपलैंड्स वो जहाँ पे हम फसलें उगाते हैं, जहाँ पे गेहूँ, जहाँ पे चावल, जहाँ पे मकई, जहाँ पे बाजरा वगैरह वगैरह ये चीज़ें उगाई जाती हैं। तो ये यानी उन्होंने हमारे अर्थ को चार बायोलॉजिकल सिस्टम्स में डिवाइड किया, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है यानी पूरे दुनिया का जो माशियत का सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके क्या है, ये फाउंडेशन है। यानी हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया की जो है इनके बिना नहीं चल सकती। मान लो फिशरीज़ नहीं है, अगर फ़िश नहीं होगी तो जो फिशरीज़ पे डिपेंडेंट लोग हैं तो उनकी इनकम कहाँ से आएगी, उनकी इकोनॉमी कहाँ से चलेगी। फिर फॉरेस्ट नहीं है तो टिम्बर वगैरह और जितने भी बाकी चीज़ें जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं वो कहाँ से मिलेंगी। ग्रास लैंड्स में अगर हमारी कैटल्स जो हैं वो घास नहीं खाएंगे तो कहाँ से हमारी मिल्क इंडस्ट्री कैसे बनेगी। उसी तरीके से क्रॉप लैंड्स में अगर हमारे अनाज नहीं उगेगा, हमारे पास क्रॉप लैंड नहीं होगा, तो हम लोगों को कैसे फीड करेंगे, हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे जो है वो तैयार होगी। In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. हमें खाना सप्लाई करने के अलावा, फूड सप्लाई करने के अलावा, हमें खाना मुहैया करने के अलावा ये जो चार सिस्टम हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं लगभग हर रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं मैक्सिमम इस दुनिया में, उनमें से मोस्टली जो उसका कच्चा माल है वो हम यहीं से लेते हैं,
ठीक है, किसको छोड़ के, एक मिनरल्स को छोड़ के, यानी जो हमें ज़मीन की सतह में मिलते हैं, आयरन, गोल्ड वगैरह, और पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, यानी पेट्रोलियम से बनने वाले जो सिंथेटिक चीज़ें जैसे प्लास्टिक हो गया और कोई वैक्स हो गया पेट्रोलियम वाला, या पेट्रोलियम जेली होगी, ये चीज़ें हमें नहीं मिलती मतलब इन 4 चीज़ों से, लेकिन इन 4 सिस्टम से, लेकिन बाकी हर चीज़, हर रॉ मटेरियल इधर से मिलता है, हर कच्चा माल यहीं से मिलता है। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level. बहुत से ऐसे एरिया हैं दुनिया में जहाँ पे इन सिस्टम्स के ऊपर इंसान का जो है वो इतना मतलब वो हो रहा है, मतलब क्लेम, यानी जो क्लेम कहते हैं ना, मतलब हक जो है वो इतना इस लेवल पे पहुँच गया, यानी इंसान इस लेवल पे इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है कि वो अनसस्टेनेबल लेवल, यानी अब वो सस्टेन नहीं कर सकता वो सिस्टम, यानी अब वो ख़त्म होने वाला है, कोलैप्स होने वाला है। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, और यहाँ एक ऐसा मोड़ आ गया है जहाँ पे इन सिस्टम्स की जो प्रोडक्टिविटी है, यानी ये जो भी चीज़ प्रोड्यूस करते थे, ये चीज़ इम्पेयर हो चुकी है, यानी ये चीज़ अब ख़राब होने लग गई है, ये इस चीज़ में अब बैलेंस नहीं रहा। When this happens, fisheries collapse, जब ऐसा होगा तो फिशरीज कोलैप्स हो जाएंगी, यानी ख़त्म हो जाएंगी। फॉरेस्ट डिसअपीयर, जंगल जो हैं वो डिसअपीयर यानी गायब हो जाएंगे। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, ग्रासलैंड जो हमारी चरागाहें हैं, हमारे ग्राउंड्स हैं, हमारे मीडोज़ हैं, वो चेंज हो जाएंगे बैरन। बैरन का मतलब होता है जिसमें कोई फसल जो है वो ना उग सके, मतलब कोई क्रॉप, ठीक है, इसको हम कुछ बोलते भी हैं, अभी मेरे वर्ड नहीं आ रहा माइंड में, ठीक है। वेस्टलैंड्स यानी बिल्कुल ऐसे ही बहुत बड़ा एक मतलब ज़मीन के टुकड़े बन जाएंगे जहाँ पे कुछ नहीं होगा, और ना ही वो किसी जो है वो काम आएंगे। बैरन का मतलब अब याद है मुझे, बंजर, मतलब बंजर ज़मीनें बन जाएंगी ये। एंड क्रॉपलैंड्स डिटेरियोरेट, और जो क्रॉपलैंड्स हैं वो हमारी डिटेरियोरेट करेंगे, डिटेरियोरेट का मतलब कम हो जाएंगे, डिप्लीट करेंगे। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंगरी वर्ल्ड, हमारी जो दुनिया जो प्रोटीन कॉन्शियस है, यानी जो प्रोटीन जो है वो लेना चाहती है, बड़ी प्रोटीन की तरफ बड़ा फोकस है, और प्रोटीन हंगरी भी है, यानी भूखी भी है प्रोटीन की। प्रोटीन आपको पता है ना, एक हमारे फूड का एक पार्ट है, मतलब ये प्रोटीन जो है वो मतलब ख़ास करके मसल्स बिल्ड करने के लिए, मसल्स के लिए जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी जो जितने भी मसल्स हैं लगभग प्रोटीन की बनी है, और हमारे DNA में भी प्रोटीन है, तो प्रोटीन इज़ वेरी इसेंशियल। ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे, आजकल की दुनिया में ओवर फिशिंग यानी हद से ज़्यादा फिशिंग करना, मतलब जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा मछली पकड़ना, ये कॉमन है, ये आम हो गया है। इन पुअर कंट्रीज़ लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फायर फूड फॉर कुकिंग। गरीब जो मुल्क हैं उसमें जो है वो फॉरेस्ट को जो है वो काटा जा रहा है, लकड़ काटी जा रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना पकाने के लिए जो है वो इसी का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ का। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट्स मोर देन व्हाट गोज़ इनसाइड इट। दुनिया की कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर फायरवुड यानी लकड़ जलाने के काम जो आती है लकड़, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक हांडी के नीचे या एक जो बर्तन है खाना पकाने वाला, उसके नीचे जो लकड़ हम लगाते हैं, आग जलाते हैं, वो ज़्यादा महंगी है बजाय उस चीज़ के जो कि उस पॉट के, उस हांडी के अंदर है। यानी वो खाना जो है वो मतलब कच्ची सब्ज़ी जो है वो सस्ती है, जो ये लकड़ है वो महंगी है। Since the tropical forest, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. कहते हैं कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, मतलब जो ट्रॉपिक वाले एरियाज़ में हैं, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं, ये डॉक्टर मेयर्स कहते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन है, यानी जो भी हमारा एवोल्यूशन हुआ है इस दुनिया में उसके पावर हाउस है, यानी उसको एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं। और क्या साथ में ये कहते हैं कि अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी लाइफ स्पीशीज़ हैं, यानी ऐसे जानदार वैरायटीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्शन जिनकी होने वाली है, यानी जो इस दुनिया से गायब, इस दुनिया से ख़त्म होने वाले हैं। जैसे कि आप देख लो, पहले हम यहाँ पे देखते थे वुल्चर होती थी, जिसको हम लुद्दी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में,
तो आपने देखा होगा कि हर जगह किसी जगह भी कोई जानवर मरा हो तो उस पर वो आ जाती थी, लेकिन अब आप देखो कि हमें कहीं 5-10 साल में कभी एक बार वो कहीं दिखती है, वो भी कहीं दूर दराज के इलाके में। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट्स प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। ये बात जो है वो बड़ी अच्छी किसी ने कही है कि फॉरेस्ट प्रीसीड करते हैं मैनकाइंड को, यानी इंसान से पहले जो है वो जंगल थे, और डेजर्ट्स फॉलो, और इंसान के बाद जो है वो क्या होंगे, डेजर्ट्स होंगे, यानी रेगिस्तान आएंगे। यानी इंसान जो है वो इतना जो है वो सेल्फिशनेस में वो इतना वो कर देगा, जंगलों का इस्तेमाल, इतने जंगल काट देगा कि वो अब रेगिस्तान बन जाएंगे। The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year। कहते हैं कि जो ये पुराने हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, आबाई जो ट्रॉपिकल जंगल थे, यानी पुराने टाइम से जो जंगल चले आ रहे थे, वो अब इरोड हो रहे हैं, यानी ख़त्म हो रहे हैं, उनको काटा जा रहा है। किस रेट पे? 40 to 50 मिलियन एकड़, यानी 4 से 5 करोड़ एकड़, 4 से 5 करोड़ एकड़ जो जंगल हैं वो काटे जा रहे हैं हर साल। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र। और अब क्या हो रहा है, साथ ही साथ जो मतलब डंग का इस्तेमाल है, यानी गोबर का इस्तेमाल जो जलाने के काम आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे ये नुकसान हो रहा है कि ज़मीन को ये जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है, ये जो कुदरती फर्टिलाइज़र है, यानी जो हम डालते हैं ना, हैल बोलते हैं जिसको, हैल, यूरिया वगैरह, तो ये तो हो गया सिंथेटिक, ये तो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। लेकिन जो डंग होता है, गोबर होता है, ये नेचुरल है। यानी इसलिए आपने देखा होगा कि अभी भी काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने खेतों में जो है गोबर डालते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़े। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000। तो वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया था 2000 साल के हिसाब से, जो 2000 साल अभी गुजर गया, क्योंकि ये बुक थोड़ी पुरानी लिखी हुई है, तो पुराने मतलब इसमें वो हैं, तो इसलिए इसमें डाटा थोड़ा पुराना है। तो उसमें ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि 5-fold इंक्रीज़ चाहिए, यानी 5 गुना इंक्रीज़ चाहिए हमें प्लांटिंग, यानी जिस रेट पे प्लांटिंग हो रही है, जिस रेट पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, इससे 5 गुना और जो है वो स्पीड से और लेवल पे जो है वो प्लांटिंग करनी पड़ेगी, पेड़ लगाने पड़ेंगे, तभी जाके जो फ्यूल वुड की डिमांड है वो पूरी होगी 2000 साल के हिसाब से। James Peth, the president of the World Resources Institute, said the other day, "We are saying that we are losing the forests at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second." जेम्स पेथ जो कि प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कहा था कि हम तो ये बात कह रहे हैं कि हम हर सेकंड 1 एकड़ जंगल जो है वो खो रहे हैं, एक एकड़ जंगल जो है पर सेकंड हम लूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 1 एकड़ नहीं, 1.5 एकड़ के लगभग हम जंगल लूज़ कर रहे हैं पर सेकंड, हर सेकंड में 1.5 एकड़। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country। कहते हैं कि आर्टिकल 48A हमारे हिंदुस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो 48A आर्टिकल है वो कहता है, वो प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट है, यानी जो हुकूमत होगी मतलब कंट्री की, वो क्या करेगी, इंडेवर करेगी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। वो कोशिश करेगी कि एनवायरनमेंट को, यानी हमारे माहौल को, हमारे इकोसिस्टम्स को जो है वो प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी और इम्प्रूव करेगी, बेहतर बनाएगी और सेफ गार्ड करेगी, यानी बचाएगी, प्रोटेक्ट करेगी किस चीज़ को, फॉरेस्ट को, जंगलों को और वाइल्ड लाइफ को। और जो वाइल्ड लाइफ है यानी जंगलों में, यानी जंगली जो जितने भी जानवर हैं, जितनी भी जिंदगियां हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको बचाएंगे। बट व्हाट causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India।
लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है इस बात पे आता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब अफसोस इस बात पे होता है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में लॉज को ना ही कभी को रिस्पेक्ट दी जाती है, यानी कानून की ना ही इज़्ज़त की जाती है और ना ही उनको इन्फोर्स किया जाता है और ना ही उनको लागू अच्छी तरीके से किया जाता है। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शुड बी अबॉलिश्ड, बट दे फ्लोरिश shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution। तो ये एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि कास्टिज़म जो है वो एबॉलिश हो गई है, अनटचेबिलिटी एबॉलिश यानी ख़त्म कर दी गई है, बॉन्डेड लेबर यानी गुलामी जो है, स्लेवरी जो है वो ख़त्म कर दी गई है, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें फ्लोरिश कर रही हैं, ये चीज़ें चल रही हैं शेमलेसली यानी बड़े ही शर्मनाक तरीके से। और इतना अरसा हो गया, उस टाइम 40 साल हो गए थे 44, आज लगभग 60 साल हो गए होंगे। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades। कहते हैं कि अभी हाल में जो पार्लियामेंट की एस्टीमेट कमेटी है, जो पार्लियामेंट होता है जिसमें मतलब एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है, जो हमारी सबसे टॉप जो है लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडिया की, तो उसने एक चीज़ को हाईलाइट किया उस कमेटी ने, वो है कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन यानी तबाहकुन कमी, यानी इतनी कमी हो रही है कि वो तबाहकुन है, यानी वो तबाही की तरफ जा रही है। वो क्या, किस में कमी है? इंडिया के फॉरेस्ट में, यानी इंडिया के जंगलों में पिछले 40 सालों में। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। अगर रिलायबल डाटा की बात की जाए, मतलब अगर सही इंफॉर्मेशन देखा जाए, डाटा देखा जाए, तो उसके हिसाब से इंडिया जो है मतलब पूरा मुल्क में हर साल 3.7 मिलियन एकर्स यानी लगभग 37 लाख एकड़ के जंगल जो हैं वो हर साल ख़त्म हो रहे हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं बड़े बड़े जिनको फॉरेस्ट लैंड जो है वो डिक्लेयर किया गया था और उनमें तो मतलब पेड़ रहे ही नहीं, वो ट्रीलेस हो गए। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाई गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। जो एक्चुअल लॉस है यानी असली जो हमारा नुकसान हो रहा है जंगलों का, वो 8 टाइम्स है, यानी 8 गुना है उन स्टैटिस्टिक्स से, उन डाटा से जो कि गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती हैं या गवर्नमेंट जो है वो क्या कर पाती है और जो एस्टिमेट कर पाती है। यानी सही ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो 8 गुना ज़्यादा जो है वो स्पीड से हमारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। कहते हैं कि एक 3 साल की स्टडी हुई, 3 साल एक रिसर्च हुई 88 कंट्रीज़ में, 88 मुल्कों में, और उसमें सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया, एरियल फोटोग्राफी यानी जहाज़ों से फोटोग्राफी की गई, और ये सब किसने किया? यूनाइटेड नेशंस ने। और यूनाइटेड नेशंस यूएनओ ने जो है वो इस बारे में वार्न किया है, चेतावनी दी है कि एक हमें मतलब डराया है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो ये पूरा माहौल है, पूरा सिस्टम है, अर्थ का इकोसिस्टम जो है, बैलेंस जो है जो वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो क्रिटिकल लेवल में आ गया है कुछ कंट्रीज़ में, 88 कंट्रीज़ में। कुछ क्रिटिकल लेवल यानी जहाँ से फिर आगे वापस आने की अब गुंजाइश नहीं होगी, जहाँ एक तरीके से एंड ही हो जाएगा। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जो हमारी लोगों की तादाद है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज़ के लिए, जो इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। यानी हमारी जो रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, हमारी जो रिसोर्सेज और उसके यूज़ में जो है वो और उसके जो सस्टेनेबिलिटी है उसमें जो ये बैलेंस में डिस्टॉर्ट आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी वजह है।
इट टुक मैन काइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। इंसान को 1 बिलियन तक पहुंचने, यानी इंसानों की तादाद को 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए लगभग मिलियन ईयर्स लगे, यानी 10 लाख साल से भी ज़्यादा लगे। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड ईयर 1800, और ये पॉपुलेशन थी, ये लोगों की तादाद थी 1800 में, यानी 1800 ईस्वी में। बाई द ईयर 1900, और 100 साल के अंदर अंदर ही अ सेकेंड बिलियन वाज एडिड, एक और बिलियन जो है वो ऐड हो गया। एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडिड अनदर 3.7 बिलियन, और जो 20वीं सदी थी यानी 1900 से लेकर 2000 तक, उसने 3.7 बिलियन लोग और ऐड कर दिए। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, और जो प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन है, यानी ये तो उस टाइम की जब ये लिखा गया होगा इसे, अब तो आई थिंक 7 बिलियन से ऊपर है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 मिलियन, हर चौथे दिन 1 मिलियन और लोग जो हैं वो ऐड हो जाते हैं दुनिया में। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। फर्टिलिटी फॉल करती है, यानी बच्चे जो पैदा होते हैं उनका रेट जो है वो कम होता है जब इनकम राइज करती है, जब लोगों की इनकम जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। एजुकेशन स्प्रेड करती है, यानी तालीम जो है वो आम होती है, लोगों में तालीम आती है, और हेल्थ इम्प्रूव, और लोगों की सेहत जो है वो इम्प्रूव होती है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, तो इसलिए डेवलपमेंट जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त कंट्रासेप्टिव होता है, वो मेथड्स जिससे बर्थ कंट्रोल किया जाए, यानी प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जाए। तो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो बड़ा ही अच्छा कंट्रासेप्टिव है, यानी जैसे जैसे लोग डेवलप होंगे वो उसी हिसाब से क्या करेंगे कि वो कम बच्चे पैदा करेंगे, कम बच्चों की ख्वाहिश रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूस, लेकिन डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक ये इंक्रीज जो हमारी पॉपुलेशन में हो रहा है ये जब तक रुकेगा नहीं। द रिच गेट रिचर, जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और जो गरीब लोग हैं वो बच्चे पे बच्चा पैदा करते हैं जिससे वो और ज़्यादा गरीब होते हैं या गरीब ही रहते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चे होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास ज़्यादा वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं। मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क, इसका मतलब एक ही है कि इससे क्या होगा कि ज़्यादा लोग बिना काम के हो जाएंगे। जैसे मान लो एक फैमिली में जो है वो मान लो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से क्या हुआ कि उनको तो लगा कि ये सब काम करेंगे, लेकिन सबको काम मिला नहीं, 2 को काम मिला, 3 को काम मिला, बाकी 7 बर्डन पे हो गए ना। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. ये चीज़ भी नहीं है, ये चीज़ भी हम सजेस्ट नहीं करते हैं, इसका भी मशवरा नहीं दिया जाता कि इंसानों को जो है वो कैटल्स की तरह जो है माल मवेशियों की तरह जो है वो स्टेरिलाइज किया जाए। स्टेरिलाइज का मतलब होता है कुछ ऐसे जो हैं वो उनकी सर्जरी की जाए या कुछ किया जाए जिससे फिर बच्चे जो हैं वो ना हों। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू voluntary family planning without introducing an element of coercion, लेकिन इसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है इस चीज़ का कि लोग जो हैं वॉलंटरी यानी अपने ही लेवल पे खुद से ही जो है वो फैमिली की प्लानिंग करें और अपनी फैमिली छोटी रखें। बट हो गया, द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। हमारे पास 2 चॉइस है, उनमें से कोई एक चॉइस जो है हमने वो पकड़नी है। एक तो ये है कि या हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, तो या फिर हम क्या करें कि गरीबी को ख़त्म कर दें। परपेचुएशन का मतलब हो गया कि मतलब एक्सटेंड करना, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो क्या करें, या तो हम गरीबी मतलब या तो हम क्या करेंगे पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये पॉवर्टी जो गरीबी जो है ये एक्सटेंड हो जाएगी, यानी ये बढ़ती रहेगी, ये कभी कम नहीं होगी। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे।
इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो आज 920 मिलियन यानी लगभग 92 करोड़ है। ये मतलब उस टाइम की, अब तो हमें पता है कि लगभग 110 या 120 करोड़ से ऊपर होगी पॉपुलेशन। मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की कि अगर हम अफ्रीका कंटिनेंट और साउथ अमेरिका कंटिनेंट इन दोनों को इकट्ठा करें तो इनकी भी इतनी, इन दोनों कंटिनेंट्स की भी इतनी पॉपुलेशन, इतने लोग जो हैं इसमें नहीं हैं, इतनी आबादी नहीं है। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority। कहते हैं कि वो लोग जो कि इंडिया की कंडीशन से फैमिलियर हैं यानी वाकिफ़ हैं, वो ये सब जानते हैं कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की गई तो लोग जो हैं अपने हटमेंट्स में, अपनी झोंपड़ियों में जो हैं वो मरेंगे ही, भूखे होके, भूखे ही मरेंगे और कुछ नहीं होगा। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet। पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में यानी इंसान की तारीख में ऐसा हुआ है कि एक नया कंसर्न जो है वो पैदा हो गया, एक नई जो है फिक्र जो है वो पैदा हो गई है। वो ये है कि खाली इंसान का सर्वाइवल नहीं, खाली इंसान का ज़िंदा रहना ही नहीं, खाली इंसान की बका ही नहीं, सर्वाइवल यानी बका, बल्कि साथ साथ में प्लैनेट की बका भी, प्लैनेट का, हमारे अर्थ का भी सर्वाइवल। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence। अब हमने ये इस चीज़ की शुरुआत कर दी है कि हमने एक हॉलिस्टिक व्यू ले लिया। हॉलिस्टिक का मतलब पता है, जिसमें सारी चीज़ें मिली हों, ठीक है। यानी जैसे हम अगर अपनी तरक्की के बारे में सोचते हैं तो हम अब ये भी सोच रहे हैं कि हमारी इस तरक्की से इन्वायरमेंट पे के क्या असर पड़ेगा, जानवरों पे क्या असर पड़ेगा, हमारे इर्द गिर्द के लोगों पे क्या असर पड़ेगा। इन सब चीज़ों को अब ध्यान में रख के जो है ये काम जो है वो किया जा रहा है। The environmental problem does not necessarily signal our demise। जो इन्वायरमेंट की ये प्रॉब्लम चल रही है, हमारे माहौल की, हमारे इन्वायरमेंट की, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब मर ही जाएंगे। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। लेकिन ये एक पासपोर्ट है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे मुस्तक़बिल के लिए। यानी अगर हमारा इन्वायरमेंट ख़त्म हो गया तो आगे आने वाली जनरेशन यानी आगे आने वाली जो नस्ल है वो नहीं टिक पाएगी। The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility। जो ये न्यू वर्ल्ड विजन आया है यानी ये दुनिया में एक नया जो कि नज़रिया पैदा आया है, इससे एक नए इरा का जो है एक नया दौर जो है वो स्टार्ट हुआ है। और वो दौर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी ज़िम्मेदारी लेने का। यानी अब जो है वो कंट्रीज़, कंपनीज़, फैक्ट्रीज़ वाले थोड़े जो हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है कुदरत के तरफ और इस एनवायरनमेंट की तरफ। It is a holistic view and ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts। ये एक holistic view है, ये बिल्कुल सबको साथ में लेके चलने वाला व्यू है। और ये एक इकोलॉजिकल व्यू है यानी इकोसिस्टम से जो है वो रिलेटेड है, कि जिसमें हम क्या करते हैं कि पूरे वर्ल्ड को एक इंटीग्रेटेड होल मानते हैं, यानी एक पूरा बड़ा सिस्टम मानते हैं पूरी दुनिया को, पूरे प्लैनेट अर्थ को, जिसमें हर चीज़ जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ना कि हम इसको ऐसा मानते हैं कि इसमें हर चीज़ जो है वो अलग अलग कलेक्शन है, यानी डेजर्ट अलग हैं, फिशरीज अलग हैं, ग्रासलैंड अलग हैं, ऐसा पहाड़ अलग हैं, ये सारी चीज़ें नहीं। हम अब क्या मान रहे हैं कि पूरी दुनिया इंटीग्रेटेड है यानी आपस में जुड़ी हुई है। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप कह रहे हैं कि ये जो नया दौर जो है वो स्टार्ट हुआ है जिम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं यानी जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, उनका एक बड़ा ही अहम रोल है, एक क्रूशियल रोल है। वो क्या है? व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड if more businessmen share the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। कहते हैं कि क्या ही ज़बरदस्त जो है वो एक चेंज आती अगर हर बिजनेसमैन जो है वो इसी तरीके से सोचता जैसे कि DuPont कंपनी के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस ने 5 साल पहले सोचा था। और उन्होंने क्या किया था? अपने आप को डिक्लेयर किया था, ये डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर, कंपनी का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल ऑफिसर यानी
जो इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान देगा, वो ऑफिसर इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था, ऐलान किया था उसका। He said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है हमारी कंपनी का एज लीडिंग मैन्युफैक्चरर के, सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे टॉप के जो हम मैन्युफैक्चरर हैं यानी कोई चीज़ बनाने वाले, इससे ये चीज़ जो है हमें रिक्वायर करती है, यानी इस चीज़ से एक डिमांड आती है, वो डिमांड है कि हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में एक्सेल करें। यानी जितने अच्छे तरीके से, जितने हाई लेवल पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे चीज़ें, उतने ही हाई लेवल पे हम इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश भी करें। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her fallacious words, "No generation has a freehold on this earth." अच्छा, क्या ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाई मार्गरेट थैचर, जितनी भी स्टेटमेंट मार्गरेट थैचर ने की ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, जब वो प्राइम मिनिस्टरशिप में थी, यानी ये प्राइम मिनिस्टर थे किसके, इंग्लैंड के, यूके के। नन हैज़ पास्ड सो डिसाइसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूजेज, मतलब इतना जो कोई भी और इम्पोर्टेंट जो है उनकी बात जो है वो इंग्लिश कॉइन में नहीं आई, यानी लोगों की ज़ुबान पे नहीं चढ़ी, इसके बजाय जो कि इन्होंने वर्ड यूज़ किए थे जो एज हर फेलिसिटिस वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो कि एप्ट हों, यानी फेलिसिटिस का मतलब हो गया एप्ट, यानी बिल्कुल मौके के मुताबिक हों। और उन्होंने क्या कहा था, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, किसी भी जनरेशन के पास, किसी भी जनरेशन के पास यानी फ्री होल्ड नहीं, यानी कोई भी नस्ल हो उसका फ्री होल्ड नहीं है इस दुनिया पे, यानी उसकी यानी है कि उसकी हुकूमत मतलब उसी के लिए सारा कुछ है। यानी ये जनरेशन सोचे कि नहीं ये दुनिया हमारे लिए, हम इसको जैसे भी इस्तेमाल करें, जैसे भी इसके साथ सलूक करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, हमारे पास सिर्फ क्या है, एक लाइफ की टेनेंसी, यानी जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हम एक किराएदार हैं, टेनेंट हैं इस दुनिया के। विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और हमारी जो लीज़ है वो रिपेयरिंग है, यानी हमें लीज़ तो मिली है, यानी हम इस्तेमाल करने के लिए दुनिया या अर्थ तो मिली है, लेकिन रिपेयरिंग हमने करनी है साथ साथ में, इसकी मरम्मत भी साथ साथ में करनी है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, लेस्टर ब्राउन के अल्फाज में अगर कहें तो, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्राम आवर फोर फादर्स, हमने इस दुनिया को, इस अर्थ को अपने बाप दादाओं से नहीं लिया है, इनहेरिट नहीं किया है। वी हैव बारोड इट फ्राम आवर चिल्ड्रन, बल्कि हमने अपने बच्चों से इसको उधार लिया है, और ये हमने अपने बच्चों को आगे वापस करनी है, इसलिए इसको हमने प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, और सस्टेनेबल तरीके से जो है चलाना है। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, पहला है लोकेट द लाइन्स इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट। इस चैप्टर का नाम द एलिंग प्लैनेट है, और इस पूरे चैप्टर में आपको जहाँ जहाँ लाइन मिलती है, जहाँ पे इस टाइटल को सपोर्ट मिलती है, उसको अंडरलाइन करो। दूसरा है व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका ज़ैम्बिया सिग्निफाई। हमने पढ़ा था ना कि एक केव है, एक जू है ज़ैम्बिया में, ज़ैम्बिया कंट्री में, लुकासा की जगह में, लुकासा एक जगह है वहाँ पे एक जू है, एक चिड़ियाघर है, वहाँ पे क्या है, एक केव है, सॉरी केव है या केज है, वहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, और उसके बाहर लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, और अंदर एक शीशा यानी मिरर, आईना लगाया हुआ है। तो उससे क्या सिग्निफाई होता है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो उसका ये इंपॉर्टेंस है कि इंसान ने जो है इस बात को रियलाइज़ कर लिया है, वो इस बात से आया हो चुका है कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान ही है, क्योंकि जितना नुकसान इंसान जो है वो दे रहा है इस कुदरत को, इस दुनिया को, इतना कोई नहीं दे रहा। हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड, कहते हैं कि किस तरीके से बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जो फिशरीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, क्रॉपलैंड्स हैं, वो किस तरीके से डिप्लीटेड हो रहे हैं, यानी कम हो रहे, ख़त्म हो रहे हैं। तो वो हमने पढ़ा कि फिशरीज़ जो हैं वो ओवर फिशिंग से हो रहे हैं, फॉरेस्ट जो है वो फायरवुड के लिए कटिंग या टिम्बर के लिए कटिंग की वजह से हो रहे हैं,
ग्रास लैंड जो है वो नई नई कंस्ट्रक्शंस की वजह से हो रहे हैं, और क्रॉप लैंड भी जो है नई नई रोड्स, कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज की वजह से हो रहे हैं. Why does the author aver that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society? ऑथर ने यानी ये जो लिखने वाले हैं इस चैप्टर के, इस ऐसे के या पैराग्राफ के, ऐसे के, ये क्यों मानते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का बढ़ना यानी आबादी का बढ़ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है हमारे इस जो ह्यूमन सोसाइटी को का बैलेंस ख़राब करने में. तो वो इसलिए कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, डेजर्ट्स बन रहे हैं, उसके बाद फिशरीज और ज़्यादा फिशिंग हो रही है, और ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है. तो इससे नुकसान जो है कुदरत का हो रहा है. साथ ही साथ क्या हो रहा है कि ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से गरीबी भी बढ़ रही है. ठीक है. टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पहला है डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4. चार के ग्रुप बना लो और डिस्कस करो. पहला, लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स इन इंडिया. इस बारे में डिस्कस करो कि हिंदुस्तान में, इंडिया में ना ही कानून की जो है वो इज़्ज़त की जाती है और ना ही उसको इन्फोर्स किया जाता है. इस पर डिस्कस करो. तो इस पर आप डिस्कशन जो है वो आपस में कर सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं है. इसकी एग्जांपल जो है ऑथर ने दे दी है कि जैसे कास्टिज्म था, बॉन्डेड लेबर था, ये एबॉलिश हो चुका था इंडिया में, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें शर्मनाक तरीके से चल रही हैं. दूसरा है, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एन एलिंग इन्वायरमेंट. ये हमने पढ़ा था कि ये वो कह रहे हैं जो रिपोर्ट थी, आई थिंक ब्रायंट रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया कि क्या हम अपने जो आने वाली नस्ल है उसको हम ये झुलसा हुआ प्लैनेट, ये झुलसी हुई दुनिया देंगे, ये जिसमें रेगिस्तान होगा, वेस्टलैंड्स होंगे. तो इसमें आप डिस्कस कर सकते हो कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं. वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्राम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्राम आवर चिल्ड्रन. ये भी कहा गया. ये किसने कहा है? ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था. ये कहा है किसने? लेस्टर ब्राउन ने, कि हमने क्या किया है, हमने इस दुनिया को अपने बाप दादाओं से नहीं लिया है, पाया है, हमने अपने बच्चों से इसको उधार पे लिया. तो इस पे हम अगर डिस्कशन करेंगे तो यही है कि हमें, क्योंकि ये हमने अर्थ जो है, ये वर्ल्ड जो है, ये आगे पास ऑन करना है किसको? अपने नस्लों को, अपने बच्चों को. तो इसलिए इसको हमने एक तरीके से मानना है कि हमने उनसे उधार लिया, क्योंकि हमने वापस तो नहीं को करनी है. तो इस तरीके से हमने इसका इस्तेमाल करना है, इस तरीके से हमने सस्टेनेबल तरीके से जो है वो हर चीज़ का जो है वो इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है. फोर्थ है, द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ. और ये कहते हैं कि डिस्कस करो इस बारे में कि ओवर पॉपुलेशन यानी ज़रूरत से ज़्यादा जो आबादी है उससे हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है. उसके बाद है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज. द फ्रेज इंटर एलिया मीनिंग अमॉन्ग अदर थिंग्स, यानी चीज़ों के दरमियान, इज़ वन ऑफ द मेनी लेटेंट एक्सप्रेशंस कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश. फाइंड आउट व्हाट दीज लेटेंट फ्रेजेस मीन. अच्छा, इंटर एलिया जो है ये क्या है? ये लातीनी ज़ुबान का एक एक्सप्रेशन है, एक मतलब एक सॉर्ट ऑफ फ्रेज़ है. तो ये इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, और वो कहता है कि और काफ़ी सारे फ्रेजेस भी इस्तेमाल होते हैं. ये जो नीचे दिए गए जो फ्रेजेस हैं इनका मीनिंग जो है वो आप ढूंढो. तो ये काम आपको करना है. प्राइमी फेशी का मतलब क्या होता है? एडहॉक का मतलब क्या होता है? इन कैमरा क्या होता है? एड इन्फिनिटम मोटेटिस मोटेंडिस केविट टैबुलर आसा. चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ. एडहॉक का मतलब होता है, दूसरा एडहॉक का मतलब होता है जो परमानेंट ना हो, फॉर द टाइम बीइंग हो. ठीक है. केविट का मतलब हो गया किसी चीज़ को पहले से ही जो है वो केव कर लेना, ताकि उस पर फिर कोई हावी ना उससे हो सके, हमलावर ना हो सके. ठीक है. तो इस तरीके से बाकी आपको खुद करना है. वर्किंग विद वर्ड्स, लोकेट द फॉलोइंग फ्रेजेज इन द टेक्स्ट एंड स्टडी देयर कॉनोटेशन. कि जो ये फ्रेजेस दिए गए हैं टेक्स्ट में, इनको ढूंढो, लोकेट करो, अंडरलाइन करो, और उनकी कॉनोटेशन कि वो उनका क्या मीनिंग है. ठीक है. और वो किस तरफ इशारा करते हैं ये देखो. सेकंड है, द वर्ड्स ग्रिप, डॉन, उशर, कॉइन, पासपोर्ट हैव अ लिटरल एज वेल एज अ फिगरेटिव मीनिंग. राइट पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग ईच वर्ड
इन द लिटरल एज वेल एज द फिगरेटिव सेंस। कहते हैं कि ग्रिप डॉन वगैरह ये जो वर्ड्स हैं इनका एक तो लिटरल मीनिंग है, यानी एक तो इनका लुगात वाला मीनिंग है, लुगत है एक तरीके की, ठीक है बिल्कुल, और एक इनका फिगरेटिव मीनिंग है, यानी एक इनका इस्तेमाल सॉर्ट ऑफ मुहावरा और सॉर्ट ऑफ मेटाफर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो कह रहे हैं कि पेयर्स बना के इसमें इन वर्ड्स के जो हैं वो मीनिंग लिखें। थिंग्स टू डू करने के लिए क्या है, पहला है मेक पोस्टर्स टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रीन मूवमेंट। ग्रीन मूवमेंट जो है वो चली जो दुनिया पूरी में, मतलब जिसमें क्लाइमेट की तरफ और इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान दिया गया, इसके बारे में एक पोस्टर बनाओ। और दूसरा है मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रीज कट डाउन एंड द पार्क्स डिमोलिश्ड इन योर एरिया। आपके एरिया में अगर कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसका एक रिकॉर्ड बनाओ, या अगर कोई पार्क्स को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, उसकी जगह कुछ और बनाया जा रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड करो। और एनी अदर एक्ट दैट वायलेट्स द एनवायरनमेंट, और कोई या फिर कोई ऐसा काम हो रहा है कि जिससे एनवायरनमेंट वायलेट हो रही है, यानी जिससे हमारा माहौल जो है, हमारा इकोसिस्टम जो है ख़राब हो रहा है। राइट टू न्यूज़पेपर्स रिपोर्टिंग ऑन एनी सच एक्ट्स दैट डिस्टर्ब यू, और अगर इसमें से कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, यानी आपको गलत लग रही है, तो न्यूज़पेपर्स को इसके बारे में रिपोर्ट लिखो, लेटर लिखो, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड द लेसन, या आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।